मैं अपने पति की कार में बैठी थी। जैसे ही मैंने ग्लव कंपार्टमेंट खोला, अंदर एक पर्सनल ल्यूब्रिकेंट की ट्यूब रखी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे निकालकर उसकी जगह इंडस्ट्रियल सुपर ग्लू रख दिया। और फिर जो हुआ, उसने हमारे पड़ोसियों को फायर डिपार्टमेंट पर फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया। मैं खुश हूं कि आप यहाँ हैं। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप मेरी बदले की कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ मेरी कहानी कितनी दूर तक पहुँची है। मैं रसोई की मेज़ पर बैठी थी। घर में एक गहरी खामोशी थी, जैसे सुबह की धुंध हर कोने में फैल गई हो। ये खामोशी अब हमारे घर की पुरानी मेहमान बन चुकी थी, जो कभी लौटती ही नहीं थी। दीवार पर लगा पुराना घड़ी, जो मेरी माँ ने हमारी शादी पर तोहफे में दिया था, वो टिक टिक करती रही, जैसे हर सेकंड मुझे याद दिला रही हो कि शायद मेरी जिंदगी बस एक खूबसूरत मगर झूठ से बनी कहानी थी। मेरा पति जूलियन अभी अभी अपने एक और बिजनेस डिनर से लौटा था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर उस थकान के पीछे कुछ और छिपा था, जैसे कोई भारी राज जो अब छुपाए ना छुपे। उसकी आंखों और होठों के आसपास वो थकान की लकीरें थीं जो पहले कभी नहीं थीं। उसने अपना कोट सोफे पर फेंका, टाई ढीली की, जैसे कोई फंदा हो जिससे वो भागना चाहता हो, और बिना नहाए सीधे बिस्तर पर जा गिरा। कमरे में उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू थी, लेकिन उसके साथ एक और अजनबी सी महक थी, एक मीठी फूलों जैसी खुशबू, जो जैसे किसी और जिंदगी की गवाही दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसके हल्के खर्राटों की आवाज़ घर में गूंजने लगी। वही आवाज़ जो कभी मुझे सुकून देती थी, अब मजाक लगने लगी थी, एक बेवकूफ़ औरत के लिए झूठी लोरी। मैं धीरे से उठी और अपने पुराने आदत के मुताबिक उसके छोड़े हुए सामान को समेटने लगी। उसका कोट, बटुआ, मोबाइल, पुराना लैपटॉप। फ़ोन की स्क्रीन जल रही थी। एक नया ईमेल चमक रहा था, जैसे कोई खामोश खतरा। मैं चौंक गई। जूलियन कभी ईमेल इस्तेमाल नहीं करता था। वो हमेशा कहता था, जूलियट, ये सब टेक की बातें मेरे बस की नहीं है, मैं तो कॉल ही कर लेता हूँ। लेकिन आज ईमेल था, स्पष्ट लिखा हुआ, जैसे किसी और दुनिया से आया संदेश। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर जिज्ञासा जीत गई। मैंने मेल खोला। सिर्फ कुछ शब्द थे, पर उन शब्दों ने मेरी दुनिया हिला डाली। You were incredible tonight, Dad. Heart. बस इतना ही। पर इन कुछ शब्दों ने जैसे मेरी पूरी दुनिया को हिला दिया। मेरे हाथ एकदम ठंडे पड़ गए, दिल की धड़कन जैसे किसी ने जकड़ ली हो। ये कौन थी जो उसे डैड कह रही थी, इतने अपनापन और प्यार से? वो शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, डैड, डैड, हर बार जैसे कोई सुई दिल में चुभ रही हो। मैंने कांपते हुए नीचे स्क्रॉल किया, शायद कुछ और सुराग मिले, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक अजीब सा ईमेल एड्रेस, कुछ अंकों और अक्षरों का मेल, जिससे कोई जवाब नहीं, सिर्फ सवाल मिलते थे। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी के दरवाजे में कहीं से ठंडी हवा घुसाई हो और उसने वो राज खोल दिया हो जो इतने सालों से छुपा हुआ था। मैंने कमरे की ओर देखा। जूलियन करवट बदल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो, और मेरे भीतर एक तूफान मच चुका था। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी चोर का, जैसे खुद अपने ही घर में पकड़े जाने का डर हो। मैंने जल्दी से फ़ोन वापस रख दिया। हाथ इतने काँप रहे थे कि वो गिरते गिरते बचा। फिर मैं जैसे मशीन बन गई, बिना सोचे समझे कमरे की सफाई करती रही। उसका कोट, बटुआ, मोबाइल सब जगह पर रख दिया। जब मैंने उसकी पैंट की जेब टटोली तो एक कागज़ का टुकड़ा मिला, बिल्कुल नया, मुड़ा हुआ। वो एक रसीद थी, सैन एंटोनियो के एक महंगे स्टेक हाउस की, और तारीख वही रात की थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए। सैन एंटोनियो? लेकिन उसने तो कहा था कि वो डैलस गया है बिजनेस मीटिंग के लिए। मेरे होठों से हल्की कलवी हंसी निकली। जूलियन को डैलस जाना कभी पसंद नहीं था, लेकिन सैन एंटोनियो वो जगह थी जहां उसकी माँ रहती थी जब तक वो जिंदा थी। वो अक्सर उनकी बातें किया करता था। वहाँ की यादें बहुत प्यारी हैं, वो कहता था। तो फिर आज रात वो वहाँ किसके साथ था? और झूठ क्यों बोला? मैंने रसीद को गौर से देखा। उस पर लिखा था पार्टी ऑफ 2 और एक बोतल महंगे कैबरने सॉविग्नॉन वाइन की। वही वाइन जो उसने मुझे हमारी 10वीं सालगिरह पर दी थी। वही स्वाद, वही खुशबू जो आज भी मेरी यादों में बसी थी। उस वक्त वो मुझे देखकर मुस्कुराया था, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में, और बोला था,
तुमने ये बेकरी अपने दम पर बनाई है जूलियट, मुझे तुम पर गर्व है। वो शाम मेरे लिए कीमती याद थी, लेकिन आज वो याद भी झूठ लग रही थी, जैसे किसी टूटे हुए फ्रेम में पड़ी पुरानी तस्वीर। मैंने अपना फ़ोन निकाला, धीरे से, बिना कोई आवाज़ किए, उस रसीद और ईमेल की तस्वीर ले ली। मैं यकीन नहीं करना चाहती थी, पर एक औरत का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। 40 साल की शादी के बाद एक पत्नी का एहसास बहुत गहरा हो जाता है। मुझे पता था, कुछ न कुछ गलत ज़रूर है। मेरे हाथ अब सिर्फ गुस्से से नहीं काँप रहे थे, बल्कि डर से भी। ऐसा डर जैसे मेरी पूरी जिंदगी की नींव हिलने वाली हो। मैं धीरे धीरे गैरेज की तरफ बढ़ी। जूलियन की पुरानी एसयूवी अभी भी गर्म थी। हवा में पेट्रोल की गंध थी और उसके कपड़ों से वही मीठी खुशबू आ रही थी जो उस अनजान औरत की थी। मैंने कार का दरवाज़ा खोला, दिल में हल्की सी घबराहट थी। टॉर्च ऑन की और ड्राइवर सीट के आसपास देखने लगी। कुछ खास नहीं मिला, थोड़े सिक्के, खाली बॉटल। फिर मैंने ग्लव बॉक्स खोला, उंगलियां किसी चिकनी चीज़ से टकराईं। मैंने उसे बाहर निकाला और मेरा दिल जैसे रुक गया। वो एक ट्यूब थी, यूज़ की हुई पर्सनल लुब्रिकेंट की। ढक्कन पर सूखे निशान, जैसे कोई सबूत हों जो छुप नहीं सकता। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रह गई, अंधेरे में उस ट्यूब को घूरते हुए, जैसे वो मेरे डर की परछाई बन गई हो। जूलियन और मैं सालों से करीब नहीं आए थे। वो हमेशा कहता था, मैं थक जाता हूँ, अब उम्र हो गई है। तो फिर ये सब क्या था? किसके लिए था? हर सवाल मेरे दिल पर चोट कर रहा था। लेकिन मैंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और वो ट्यूब उसी जगह रखती जहां से मिली थी। फिर मैंने अपने हाथ पोंछे, इतनी जोर से जैसे उस धोखे के निशान मेरी त्वचा से मिटा देना चाहती हूँ। मैंने एक बार फिर पूरी कार देखी, हर कोना, हर सीट, और तभी मुझे पीछे की सीट के नीचे कुछ मुड़े हुए नैपकिन मिले, जो एक मीठी फूलों जैसी खुशबू से भीगे हुए थे। वो खुशबू किसी मर्द की नहीं थी और ना ही मेरी अपनी गुलाब जैसी जानी पहचानी खुशबू थी। वो खुशबू अजनबी थी, तेज थी, जैसे किसी ने मेरे भरोसे की शांति को तोड़ते हुए मेरे ही घर के मंदिर में जोर से चीख मार दी हो। धोखा। मैंने सब चीज़ों की तस्वीरें ली, वो ट्यूब, वो नैपकिन, सब कुछ, जैसे मैं उस गंध को कैमरे में कैद कर लेना चाहती थी। फिर मैंने कार का दरवाज़ा बंद किया और भारी कदमों से घर के अंदर लौट आई। हर सबूत का बोझ मेरे दिल पर ऐसा था जैसे मैं आटे की बोरी नहीं, खुद अपनी टूटी हुई जिंदगी उठा रही हूं। मैं रसोई की मेज पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने जूलियन का फोन फिर से उठाया। अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि वो किसी और के साथ है। मैंने उसके सारे मैसेज चेक किए, पर वहां सिर्फ काम की बातें थीं, ठंडी बेजान बातें, जैसे किसी सूखे रेगिस्तान में चलना। इनबॉक्स खाली था, सिवाय उस एक अजीब ईमेल के। मैंने सेंट और ड्राफ्ट फोल्डर भी देखे, कुछ नहीं मिला। सब कुछ बहुत साफ सुथरा था, इतना कि अब वो सफाई भी शक पैदा कर रही थी। झूठ का उस्ताद है ये आदमी, मैंने सोचा। दिल में गुस्सा अब ठंडे पत्थर की तरह जम गया था, और उस गुस्से के नीचे एक नई भावना जन्म ले रही थी, सच जानने की जिद, हर हाल में। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें पर्दों से झनकर आईं, मैं पहले से जागी हुई थी, अपनी ही रसोई में जैसे किसी परछाई की तरह घूम रही थी। रात की नींद एक पल को भी नहीं आई थी। वो ईमेल, वो रसीद, वो ट्यूब, तीनों यादें मेरे दिमाग में ऐसे घूम रही थीं जैसे जहर से भरा चक्र। मैंने नाश्ता बनाया, 2 अंडे, कुछ टोस्ट और गाढ़ी काली कॉफ़ी, वैसी जैसी जूलियन को पसंद थी। वो नीचे आया, थका हुआ लग रहा था, बाल बिखरे हुए, आंखें नींद से भरी हुईं। वो कुर्सी पर बैठा, कॉफ़ी का कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर आधा छोड़कर बोला, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, शायद देर हो जाएगी। वो एक रटी हुई लाइन थी, जो उसने जाने कितनी बार कही होगी बिना आंख उठाए। वो इसे कितनी आसानी से कहता था। उसका वो सहज झूठ बोलने का अंदाज मेरी रगों में ठंडा डर दौड़ा गया। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, हालांकि मेरा मन चीखने का था। कहाँ है मीटिंग जूलियन? किसके साथ? फिर सैन एंटोनियो में? लेकिन मैंने खुद को रोका, अपनी आग को अंदर ही दबा लिया और बस इतना कहा, ठीक है, संभल कर जाना। वो उठा, मेरे कंधे पर हल्के से थपकी दी, जैसे कोई औपचारिकता निभा रहा हो। प्यार का कोई एहसास नहीं था उसमें। फिर दरवाज़ा बंद हुआ और घर में सिर्फ खामोशी रह गई। मैंने धीरे धीरे नाश्ते के बर्तन धोए, एक एक करके, जैसे हर प्लेट के साथ मैं अपना गुस्सा धो रही थी।
पर अब मैं सिर्फ सोचते रहकर खुद को नहीं खा सकती थी। मुझे सच चाहिए था, पक्का सबूत। मैंने फ़ोन उठाया और मिसेस मिलर का नंबर ढूंढा। वो मेरी पुरानी दोस्त थीं, जिन्होंने मेरी बेकरी शुरू करने में बहुत मदद की थी। कभी उन्होंने कहा था, जूलियट, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का नंबर दूंगी, थॉमस। वो बहुत भरोसेमंद है। तब मैंने हंसकर कहा था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज मैं वही नंबर ढूंढ रही थी। मैंने कॉल किया। आवाज़ कांप रही थी। हर रिंग जैसे दिल पर चोट कर रही थी। हेलो मिसेस मिलर, क्या आप मुझे थॉमस का नंबर दे सकती हैं? मुझे उसकी ज़रूरत है। वो कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, जूलियट, क्या जूलियन ने कुछ किया है? मैंने गहरी सांस ली। वो सब शब्द जो मेरे गले में अटके थे, मैं बोल नहीं पाई। बस इतना कहा, मुझे बस सच जानना है। 1 घंटे बाद मुझे थॉमस का मैसेज आया, मिसेस रॉबर्ट्स, परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूंगा। दोपहर में कैफ़े में मिलिए। उसके छोटे से मैसेज ने मुझे थोड़ी राहत दे दी, जैसे डूबते को किनारे की उम्मीद मिल जाए। दोपहर में मैं कैफ़े पहुंची। छोटा सा जगह थी, लकड़ी की पुरानी टेबलें, कॉफ़ी की खुशबू से भरी हवा, जो कभी सुकून देती थी पर आज अजनबी लग रही थी। मैंने एक कोने में जगह ली। थॉमस आया, मध्यम उम्र का आदमी, साधारण कपड़ों में, पर आंखों में गहराई थी, जैसे हर चीज़ के पार देख सकता हो। मैंने उसे एक पेनड्राइव दी, जिसमें सारी तस्वीरें थीं, वो ईमेल, रसीद, ट्यूब और नैपकिन। मैंने कहा, मेरे पास बस इतना ही है। मुझे नहीं पता, पर लगता है मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। ये शब्द बोलना ऐसा था जैसे राख निगलना। थॉमस ने तस्वीरें देखीं, शांत चेहरा, कोई भाव नहीं। फिर नोटबुक में कुछ लिखा और बोला, मिसेस रॉबर्ट्स, मैं आज ही उसे फॉलो करना शुरू कर दूंगा, आप चिंता न करें। मैंने सिर हिलाया। आंखों में आंसू थे, पर रोई नहीं। बस धीरे से कहा, मुझे बस सच चाहिए, चाहे वो कितना भी दर्दनाक हो। वो बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप घर जाइए और कोई शक पैदा मत कीजिए। मैं कैफ़े से बाहर निकली। भीड़ में चलती रही, पर खुद को ऐसा महसूस किया जैसे मैं अकेले हूं इस दुनिया में। 40 साल की शादी, भरोसे की नींव पर बना एक घर, अब धीरे धीरे टूट रहा था। मैंने हमेशा सोचा था, जूलियन मेरा सहारा है, मेरा साथी, मेरा भरोसा। और आज मैं एक अजनबी को पैसे देकर अपने ही पति का पीछा करवाने जा रही थी। कितना अजीब था ये सब, जैसे मैं किसी ऐसी कहानी की किरदार बन गई थी जिसके लिए मैंने कभी ऑडिशन भी नहीं दिया था। रात में मैं बेकरी में थी, खमीर और आटे की खुशबू से भरी जगह, इनवॉइस देख रही थी, जब फ़ोन वाइब्रेट हुआ। थॉमस का मैसेज था। दिल जोर से धड़कने लगा। एक फोटो थी, जूलियन की। वो हल्के नीले शर्ट में एक महंगे रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था, एक औरत का हाथ थामे। मैंने फोटो जूम की और जैसे समय थम गया। वो एलिसन थी, मेरी बहू। काले कपड़ों में, गहरी लिपस्टिक, बाल खुले हुए। वो और जूलियन पिता पुत्र वधू नहीं, बल्कि प्रेमी जोड़े लग रहे थे। फोटो पर नज़र टिक गई, मेरी सांसें रुक गईं। फिर एक और तस्वीर आई। दोनों मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे। जूलियन उसकी आंखों में देख रहा था, ऐसे जैसे मैंने उसे कभी मुझे देखते नहीं देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। 40 साल में वो नज़रिया मुझे कभी नहीं मिला था। रात के 2 बजे थॉमस ने एक वीडियो भेजा। मैंने हेडफोन लगाए और प्ले दबाया। एलिसन झुकी और जूलियन के कान में कुछ कहा। वो जोर से हंसा, वो हंसी जो अब मेरे लिए अनजान थी। फिर दोनों उठे और जूलियन ने दरवाज़ा खोला, शालीनता से, जैसे वो उसकी प्रेमिका हो। मैंने वीडियो बार बार देखा, हर बार दिल में एक और चोट लगी। वो एलिसन, जिसे मैंने बेटी की तरह पाला, जिसे मैंने हमारे घर की मिठाइयाँ बनाना सिखाया, और जूलियन, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी, अब वो दोनों मेरे पीछे ऐसा कर रहे थे। मैंने सारी तस्वीरें और वीडियो एक पेनड्राइव में सेव कर ली। हर तारीख, हर समय, हर जगह का नोट बनाया। दिल में हलचल थी, दिमाग शोर कर रहा था, पर अब मैं सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। मेरा संसार टूट चुका था, और उस राख में अब बस एक चीज बची थी, बदला। क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड गॉड बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो।